अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरा साथ देंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम ज़िला कसूर के गांव हुसैन खान वाला में जो वीडियो स्कैंडल के मुतासरा बच्चे और उनके वालिदैन हैं उनके नाम है। शामी साहब, अहम खबर यह है इस वाक़े से जुड़ी अब से कुछ ही देर पहले कि जो हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की थी लाहौर हाई कोर्ट में, अब वो मुस्तरद कर दी गई है और चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जब पुलिस तहकीकात कर रही है तो ऐसे में जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मंजूर मलिक साहब, जी हाँ, उन्होंने एक बड़ा तारीखी यानी एक फैसला किया है और बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। देखें, जब इस तरह की कोई वारदात होती है तो उसमें यानी अदालती कमीशन कायम करने का कोई नतीजा नहीं निकलता। सही, ये तो उस सूरत में बनना चाहिए जब कोई बड़ी पेचीदा सूरत हाल हो या पुलिस का किरदार ज़ेर बहस हो, इंतजामिया का किरदार ज़ेर बहस हो, तब उसकी तह तक पहुंचने के लिए ये कमीशन बनाए जाते हैं। लेकिन आम तौर पर हमने देखा है कि जब कमीशन बनते हैं तो मामला लटक जाता है और मुल्ज़मों तक पहुंचने में उससे मदद नहीं मिलती। ठीक, क्योंकि कमीशन की जो कार्रवाई होती है उसमें जो मवाद और जो एविडेंस आप कमीशन के सामने लाते हैं उसको जांच परख के कमीशन अपना फैसला देता है। और यहां तो मामला यह है कि अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है। जी हाँ, अभी पुलिस को मुल्ज़मों तक पहुंचना है। अभी तो कई मुद्दई ऐसे हैं जो मंजर आम पर नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस नौयत की ये वारदात है उसमें वो बच्चे सामने नहीं आ सकते, उनके बड़े सामने नहीं आ सकते। बड़ा दिल गुर्दे का काम है इस तरह की वारदात की रपट लिखवाना या उसके मुद्दई बन के सामने आना। बिल्कुल ठीक। तो वहां कमीशन कायम करने का कोई तुक नहीं बनता था और ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ा एक अच्छा इक़दाम किया है और उसको सराहा जाना चाहिए। और देखें, अभी आप देखें जुडिशल कमीशन जो बना था इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए, अब जो मवाद उसके सामने आएगा, फरीकैन लाएंगे, उनको उनकी बुनियाद पर वो अपना फैसला देगा। बिल्कुल ठीक। और वो कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता। यानी अदालत जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। यहां तो JIT बननी चाहिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। ठीक। और इसके जो मुल्ज़मों का सुराग मिलना चाहिए, देखना चाहिए कौन कौन शामिल है, कब से ये वारदातें हो रही थी, क्या इनके मुहर्रकात हैं, क्या ये सिर्फ ब्लैक मेलिंग का और लूट मार का एक जरिया था या इसके कोई सियासी मकासद भी थे या फरीकैन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के जाल फैला रहे थे। और फिर ये भी है कि ये किस नौयत की वारदातें हैं, यानी कितनी तादाद है इसकी, 2, 4, 5, 10 या जो कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग इसमें विक्टिम हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये पुलिस की या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात के नतीजे में सामने आएंगी और यही रवैया जो है इख्तियार करना चाहिए और इसी तरीके से तफ्तीश करनी चाहिए। बिल्कुल वही नतीजा खेज निकलेगी। शामी साहब, ये जो सवालात उठ रहे हैं जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया, इन्हीं का जवाब हासिल करने के लिए हम हुसैन खान वाला में मौजूद थे। तो मैं चाहता हूं कि जरा वहां जो हमारी गुफ्तगू हुई उन लोगों से, मुतासरीन से, कुछ बच्चों से भी और वहां अहले इलाका से भी, वो सब हम नाज़रीन तक पहुंचाएं। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले वो प्ले कर दूं। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। हम गांव हुसैन खान वाला में मौजूद हैं। ये में आए हैं, जरा वो दिखा दीजिए। हम गांव हुसैन खान वाला में मौजूद हैं। ये शहर कसूर से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और यहाँ पर जो बच्चों के साथ हालिया बदफेली के वाक़यात रिपोर्ट हुए, मंजर आम पर आए, उसके बाद इस गांव की जो मजमूई तौर पर फ़िज़ा है ये ख़ासी सोगवार है, चेहरे अफसरदा हैं, गम की सी फ़िज़ा है, रंजो अलम है और गुस्सा भी पाया जाता है यहाँ के जो मकीन हैं उनके यहाँ। इस गांव में जब हम पहुँचे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से हमने बात की तो अंदाज़ा ये हुआ कि 1 जुलाई को पहली FIR इस वाक़े की रिपोर्ट हुई और उसके बाद उसी दिन 3 दीगर FIR भी रिपोर्ट हुई। मजमूई तौर पर 7 FIR हैं जो थाना गंडासुरा में दर्ज हो चुकी हैं और इसी सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर रखा है। जहाँ तक एक रिपोर्ट का ताल्लुक है जो अंग्रेज़ी अखबार में छपी, जिसमें 274 से ज़ायद वाक़यात का जिक्र किया गया। यहाँ जब मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, पुलिस हुकाम से हमने बात की, तो कुछ हक़ाइक़ ये भी सामने आ रहे हैं कि 274 इंडिविजुअल वाक़यात तो गालिबन नहीं हैं,
लेकिन मल्टीपल क्लिप्स हो सकते हैं कुछ बच्चों के, जिनकी तादाद 274 तक हो सकती है। इस गांव में बताया जा रहा है कि 5 स्कूल्स मौजूद हैं। एक गर्ल्स हाई स्कूल है, एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, एक बॉयज़ हाई स्कूल है और 2 निजी स्कूल भी हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आसपास के जो देहात के लोग हैं वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजा करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से या बरसों से इन्हीं वाक़यात की वजह से आवाम के यहाँ एक खौफ है और बच्चे यहाँ दाखिल करवाने से वालिदैन शदीद घबराते हैं। इस गांव हुसैन खान वाला में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे मकरू फेल करने वाला ये गिरोह कई सालों से बार बार ज़्यादती कर रहा था और इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इनसे रकम बटोरी जा रही थी, इनके अहल खाना को ज़हनी अज़ियत से दोचार किया जा रहा था। हम सहाफ़ती अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे किसी भी शख्स की शनाख्त या उसका चेहरा दिखाने से कासिर हैं और हम उससे ऐसी गुफ्तगू करना भी पसंद नहीं करेंगे जिससे उसके जज्बात को ठेस पहुँचे। इस वक्त हमारे साथ एक विक्टिम बच्चा मौजूद है जिसकी डेफिनेटली हम शनाख्त नाम ज़ाहिर नहीं करेंगे। 17 साल इस बच्चे की उम्र है और ये बच्चा भी पिछले चंद सालों से इसी गिरोह के हाथों मजबूर था और इस बदफेली का शिकार रहा। बेटा आप ये बताइएगा, ये लोग थे कौन? करमू के वालिदैन पिंड के जी, करमू कौन है? करमू के वालिदैन इजाद है, करमू गनवाने। अच्छा, कितने लोग थे ये? बस 4-5 वाधू ने 4-5 ने ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ज़बरदस्ती उठा के ले? हाँ जी, ज़बरदस्ती। अच्छा, आप कब से मुतासिर हो इनसे? 4-5 साल हो गए हैं। क्या नाम क्या है इनके? एक का नाम आमर है, हाँ जी। एक का नाम अलीम आसफ, एक नाम हसीम आमर है, एक शहजाद है, हाजी हाजी वायदा करमू का। अच्छा, उन्होंने ये बरगलाते थे आपको या ज़बरदस्ती उठा के ले जाते? मैं मकसूद सिंधिया हकनवाल सिंधी का पुत्र मैं पैसे लेने उधारे दिते उन्हें मेरी कमेटी के लिए आया लैके लगे हैं। वो उन्होंने वेली अड्डे तो ही लै गया, गोलियां लखूते ने है भौ के लगे हैं। अगे हाजी खला तो उन्हें मोटरसाइकिल ब्रेक लाई, उन्हें है उन्होंने आया कुत्ता वेख लिया अंदरों, तो वो अंदर चला गया। तो मैंने पता लग गया मैं भज उठा, उन्हें मैंने 2 ने फड़ के तो मैं चीका मार रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। आपके अलावा भी कोई आपके जानने वाले बच्चे हैं जो इसी इन लोगों के हाथों ऐसे ही उनके साथ भी ये मामला हुआ? एक मेरे ताए का बेटा है, उन्होंने भी इस तरह दिन किया ने जनाब। तो ये आप लोगों की वीडियोस आपको दिखा के ब्लैकमेल करते थे? हाँ जी। क्या कहते थे? ये नेट ते चढ़ा दें पैसे इन्हें लिया दे दो, ठीक नहीं तो नेट ते चढ़ गई लोगों को खावांगे। जिन्हें मेरे भाई की 25-30 तनख्वाह हैगी है तो पहली पूरी वध होगी साड़ी 5-7 किले हैगी तो घर जिन्हें पैसे पै होंगे ही मैंने लिया के दे, नहीं तेरी ब्लैकमेल कर नेट ते चढ़ा दें। मैं फिर जिन्हें घर पैसे पै होंगे मैं लिया के दे देना भी ब्लैकमेल न करना, बदनाम ना हो। मैं घर वालों को पता चल गया? घर वालों को नहीं पता चला, दस्या ही नहीं था, मारन कुटना। ये सिर्फ 4 लोग थे? हाँ जी, ये 4 मैनू जो डराते रहने ये 4 लोग थे। कब से? 4-5 साल हो गए इस गल मुसलसल? हाँ जी, उदों पैसे खाते रहने मेरे को, जिन्हें घर पै हमने माँ पे रखता ही लिया के भरा रखता मैं चुक लिया, उन्होंने पता नहीं लगता पैसे जाते कि दिन। आपने कभी किसी को बताया या जरूरत हिम्मत नहीं, डर लगता? डर लगता था, मारते कोटे रहने बंदूक वहां ही मैं मानता नहीं था, टोका रखते तौन से तेन वट देना, फिर मैं जिम्मे की गल टोका रखते तौन से टोका वहां बंदूक वहां लोड करते बंदूक न। बहुत शुक्रिया आपका, आपके हम साथ हैं और जैसे पहले भी अर्ज़ की कि उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, ये एक कहानी है, ऐसी ही कई कहानी ऐसी गांव में हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इन वाक़यात को बहुत गौर से इनके बारे में सुना, इनके बारे में जाना, इन वाक़यात से जुड़ी जो मुख्तलिफ़ कहानी हैं उनको भी वो जानते हैं। अब कोशिश करते हैं कुछ ऐसे लोगों से हम बात कर सकें। हुसैन खान वाला में जो कुछ होता रहा इन मासूम बच्चों के साथ, लोग भी देखते रहे, बेबसी की तस्वीर बने रहे। मामला था क्या? कुछ लोग इसे ज़मीन के तनाज़े से मंसूब करते हैं, कुछ लोग इसे इस मकरूह धंधे से मंसूब करते हैं कि ये इनका धंधा यही था। अहले इलाका क्या कहते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। इसी गाँव के एक रिहायशी काशिफ नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे और उनसे हम मज़ीद बात कर लेते हैं। काशिफ साहब, लोग ये कहते हैं कि ये एक ज़मीन का तनाज़ा था और उस तनाज़े की वजह से मुखालिफ फरीक को ज़िच करने के लिए
ان کے جو بچے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، وگرنہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ آپ یہاں کے رہائشی ہیں، اصل حقائق ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا، کیا سنا؟ اصل حقائق یہ ہیں کہ ساڑھے پنڈ دے وچ 12.5 ایکڑ اراضی جو پہلے ریسٹ ہاؤس اس میں بنا تھا، اس کے اصل وہ ملکیت محکمہ نہر کی تھی اور وہ بنجر پڑی ہوئی تھی۔ وہ حکومت پنجاب نے اس کو نیلامی کی شکل دے دی، تو ہمارے گاؤں کے 12 آدمی مل کر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اور نہ لے جائے، ہم اس کی بولی دے کے لے لیتے ہیں۔ اس کی بولی 32 لاکھ میں ہو گئی، لیکن وہ وفاقی حکومت نے منسوخ کر دی۔ وہ مل کر وہ دوبارہ بولی انہوں نے 7 لاکھ میں کروا لی۔ 7 لاکھ میں کروا کے وہ جو گراؤنڈ کے پلیئر تھے، یہاں گراؤنڈ بھی بنا ہوا تھا 3 ایکڑ میں، انہوں نے اس کو وفاقی حکومت کے پاس شیئر کیا اور انہوں نے بولی دوبارہ کینسل کر دی۔ اور یہ معاملہ زمین کا پھر ہائی کورٹ میں چلا گیا۔ زمین کا معاملہ اس گروپ کا ہائی کورٹ کے حکومت کے ساتھ چل رہا ہے، اس زمین کا معاملہ اس گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی میری بات سنیں نا، یعنی جو بچے اس کا شکار ہوئے زیادتی کا، ان کے خاندانوں کا ان لوگوں کے ساتھ جو ایف آئی آر میں درج ہیں، جن کے نام آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں دوبارہ سے ناظرین کو بتاتا ہوں جو آپ کا ویو ہے، کہ یہ جو بچے جن کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے، ان کے اہل خانہ کا ان لوگوں کے ساتھ جن کا ایف آئی آر میں ذکر ہے، ان کے ساتھ زمینی تنازع نہیں ہے؟ کوئی زمینی تنازع، کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ یہ تو زمین کا جو معاملہ ہے وہ 2-3 سال پہلے کا وائنڈ اپ ہوا ہے۔ ہائی کورٹ میں ایک 2 نمبر کا سٹے ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ایک میجر نے بھی اس کو لاٹ کروا لیا ہے۔ وہ میجر کے ساتھ یہاں ہائی کورٹ کا معاملہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اس وقت حسین خان والا کے ہی ایک رہائشی ہیں، سلطان صاحب، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور 4 دن پہلے جو ہزاروں کی تعداد میں آس پاس کے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی، اپنے اس احتجاج ریکارڈ کرنے کی کوشش کی انہی واقعات کے خلاف، تو اس تحریک کے اور اس دھرنے کے یہ کرتا دھرتا ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے تھے، یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سلطان صاحب، ابھی ایک کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کا تنازع ہے جس کی وجہ سے مخالف فریق کے بچوں کو زچ کرنے کے لیے یا مخالف فریق کو زچ کرنے کے لیے ان کے بچوں کے ساتھ بدفعلی کی گئی۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ آپ نے کیا سمجھا اس کو؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اس دن کارواں جا رہا تھا، یہاں کے سارے علاقے کے گاؤں کے لوگ ایک پلیٹ فارم میں جمع ہوئے، وہ غیر سیاسی تھے۔ وہ کارواں غیر سیاسی تھا، غیر جماعتی تھا، ان میں کوئی سیاست دور دور تک نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو زمین کا تنازع ہے، زمین سے ہمارا کوئی لنک واسطہ نہیں ہے۔ ہم جتنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ ایک گاؤں سے نہیں ہیں، یہ تقریباً 40 گاؤں متاثر ہوئے ہیں۔ 40 گاؤں؟ لیکن رپورٹس تو یہ تھی کہ اسی گاؤں کے بچے ہیں۔ نہیں، اسی گاؤں کے سارے بچے نہیں ہیں، یہ علاقے میں مرکزی گاؤں کی حیثیت ہے اس گاؤں حسین خان والا کی۔ اس گاؤں کی آبادی تو 4 سے 5 ہزار ہے۔ سارے علاقے سے لوگ جمع ہوئے، ہم نے سی ایم ہاؤس کی طرف رجوع کی۔ وہ زمین کا تنازع ہے کہ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ زمین کا کوئی تنازع نہیں ہے، بالکل ہے ہی کوئی نہیں۔ زمین کا سر کوئی تنازع نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ کوئی زمین کا۔ وہ جو ایک ریسٹ ہاؤس کی جگہ ہے وہ انہوں نے خریدی ہوئی ہے 2 نمبر طریقے سے۔ انہوں نے خریدی؟ یہ جو خاندان ہے کرموں کا، انہوں نے قبضہ، ایف آئی آر میں نامزد، جی انہوں نے ادھر قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا۔ وہ قبضہ کریں یا قبضہ جس جگہ پہ کیا ہے وہ جگہ کس کی ملکی ہے؟ وہ گورنمنٹ کی ملکی ہے، گورنمنٹ کی، یعنی اس کا تعلق کسی اور بندے سے نہیں؟ کسی بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کرموں کے اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ مارش ظفر ہے، ڈاکٹر شوکت ہے، دیگر 4-5 لوگ اور ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اس واقعے سے اس جگہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ اب رپورٹس تو یہ ہیں کہ یہ تو 4-5 سال سے، اس سے بھی زیادہ عرصے سے یہ معاملہ جو ہے یہ پیش آ رہے تھے یہاں پر، کسی کو کان خبر نہیں۔ ان کا طریقہ واردات کچھ ایسے تھا کہ بچوں کو جب زیادتی کا نشانہ بناتے تھے نا، پہلے ان کو گنودگی کی کوئی چیز دی جاتی، نشہ آور چیز دی جاتی، ان زیادتی کرتے، ویڈیو بناتے، بلیک میل کرتے، اور بعد میں اسے ویڈیو دکھا کے ان کی ایک ادھر نا حویلی ہے اس میں لے جاتے۔ ادھر انہوں نے ایک گڑھا کھودا ہوا ہے جو اب بھی موجود ہے، اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے سامنے نام لیا نا تو اس گڑھے میں آپ کو پھینک دیا جائے گا۔ گھر سے پیسے، طلائی زیورات، جو بھی قیمتی اشیاء ہوتی انہیں لانے کو کہتے اور بچے دیتے رہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دھندے سے وہ کمائی کرتے تھے؟ کمائی ان کا بزنس بنا ہوا تھا، اور اس لڑکے نے جو یہ ویڈیو بیچتے تھے؟ جی بیچتے تھے۔
उस लड़के ने कहाँ बेचते थे? बताता हूँ, उस लड़के ने अरेस्ट होने से 4 दिन पहले इस लड़के ने असीम आमर ने उसने ये बताया था कि ये जो न्यास वेरा की दुकान बनी है इसमें मेरे घर वालों ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, ये मेरी अपनी ज़ाती कमाई है। कहाँ की कमाई? ये सारा इसी काम की, ये सारा इलाका जानता है। अब आप लोगों से पूछ लें, वो बिल्कुल फारग था, ना उसका कोई जरिया माश था, ना उनकी इतनी ज़मीन है कि उसके पास इतना ज़्यादा पैसा हो। कहाँ से कमाई आई? उसने वीडियो क्लिप 80 के करीब वीडियो क्लिप उसने मुझे बताए थे कि मैंने सेल किए हैं। कहाँ खेल? बरतानिया की कोई वेबसाइट बताई थी, एग्जैक्ट मैं आपको अब नहीं बता सकता, लेकिन बाद में वेबसाइट भी बता दूंगा, मेरे पास मौजूद नहीं है। उस इस बरतानिया और दीगर ममालिक का भी जिक्र है कि वहाँ पे वो बेची गई वीडियोस, लेकिन ये भी इत्तलात है कि यहाँ भी सीडीज बेची जाती थी 50 रुपए की। नहीं, यहाँ कोई सीडी नहीं बेची जाती थी। अच्छा, ये बात गलत है। जब हमारे पास डाटा आया ना, तब हमने वो सीडी बनवाई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जितने जितने जरूरत थी देने के लिए। और ऐसी कोई अब जब ये मामला फिर मंजर आम पर कब आता है? मंजर आम पर ये वस्त मई में आया। वस्त मई में। उसके बाद अहले इलाका ने कोई कैंपेन की, पुलिस के पास गए? कैंपेन की 6 माह पहले कैंपेन की गई थी। इस गांव की वो मुद्दई है, औरत है, उसने एप्लीकेशन दी और मुलज़िम पकड़े गए। इन लोगों ने, औरत ने दी? उनका क्या मसला था, क्यों एप्लीकेशन? उसके बच्चे के साथ ज्यादती हुई थी। उसने उसको थाने में धक्के मार के जलील किया गया, रिसवा किया गया, गोल कबाड़ गालियां देके उसे निकाला गया, और पैसे के बल बोते ना अपने जो मरकजी मुलज़िम हसीम आमर है, इसके साथ 2 लोग और भी थे, इरफान उर फरीदी और वसीम आबद, उन्हें रिहा करवाया गया। और उन लोगों का, ये पहले पकड़े गए थे? हाँ, उन लोगों का कहना था कि ये हमारे जो मुकामी MP है ना, इन्होंने हमारा यानी कि पैसे वगैरह दे के ना इनको छुड़वाया, रिहा करवाया। ठीक है, तो अब आप महले इलाका या मुतासर लोग जो हैं उनकी मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज हो गई, अब मुतमिन है वो लोग इससे? मुतमिन है, क्या इससे बिल्कुल मुतमिन नहीं है। 7 FIR हो गई हैं। जो सी FIR हुई है ना, उनमें जो मुलज़िम नामजद है, से 4 दिन पहले हम DPO के पास गए हैं, DPO को कहा, RPO साहब के पास गए हैं, RPO साहब ने हमें DPO के पास भेजा है। DPO साहब को कहा गया कि ये 4-5 मुलज़मान हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, अगर ना किया गया तो ईद वाले दिन गाँव में दंगा फसाद हो जाएगा। लेकिन उसने हमें बड़ा प्रॉपर जवाब दिया। उसने ऐसे कहा कि जैसे वो मुलज़िम है ही नहीं। उसने कहा कि ईद की छुट्टियों के दौरान ना कोई नई FIR की जाएगी और ना ही इन मुलज़िमों को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं पूछता हूँ CM साहब से, आखिर क्यों ईद की छुट्टियाँ मुलज़िम के लिए होती हैं? अच्छा, ये एक तो ये तायुन भी नहीं हो पा रहा कि टोटल कितने बच्चे हैं जो मुतासिर हुए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 274 अगर वीडियोज़ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 274 ही बच्चे हैं, बच्चे शायद 20 से 25 हैं। जो ऑन द रिकॉर्ड बच्चे हैं ना, वो 100 के राउंड बाउंड है। 100 के राउंड बाउंड। और जो बच्चे बता रहे हैं ना, अगर बच्चों की बात मान ली जाए ना, 400 बच्चे हैं जो मुतासर हुए हैं। यानी इस फिगर में भी कुछ मामला ये है कि कुछ जो FIR कहती है कुछ और है, आप जो कह रहे हैं, इसका मतलब है फिगर अभी डिटरमिन नहीं। बात सुनिए, जो पुलिस ने डाटा रिकवर किया है ना, उसके मुताबिक हमें ना किसी ज़राए से इतला मिली है कि उनके पास 450 के करीब राउंड बाउंड वीडियो क्लिप हैं, क्योंकि जो मुलज़िम अरेस्ट किए गए ना, उनके पास ज़ाहिर बात है डाटा। ठीक है, यानी वो वीडियो क्लिप्स है ना? ठीक है। हमारे साथ इस वक्त मैंने मौजूद है इस हल्के के वसीम शेख साहब, उनसे हम बात करते हैं। जो मामला हुआ है वो आपको भी इल्म में है, वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। कामी MP यहाँ आने से क्यों निकाली, यहाँ पे क्यों नहीं अभी तक? आपको देख के अच्छा लगा कि आप इनके दरमियान MP साहब क्यों नहीं आ रहे? मैं बिल्कुल MPO साहब को अभी फ़ोन करके बुलाता हूँ कि वो आए, और DPO भी आए। DPO की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना और लोगों को इंसाफ दिलाना। ये बताइए, अब आप कह रहे थे कि आप इन लोगों को लेकर CM तक भी जाएंगे। 4 दिन पहले ये लोग निकले हजारों की तादाद में, तब तो पुलिस ने इनके खिलाफ उल्टे पर्चे काट दिए, तब आप और MP साहब कहते, तब आपको चाहिए था इनको लेकर जाते। मैं अब जब वाकया मंजर यहाँ पर आ गया, उस वक्त कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, मैं कौमी असम्बली के इजलास में, असेंबली का नहीं चल रहा था? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कौमी असम्बली के इजलास में था, मैं उधर मैंने सारा देखा है, और मैं बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरी किसी के साथ हमदर्दी नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पर आया हूँ, और मैं आपको कमिटमेंट दे के जा रहा हूँ कि अगर कोई मुलज़म बच गया तो मैं जिम्मेदार। CM साहब ने क्या हिदायत दी आपको? CM साहब ने कहा है कि आप उधर जाएं, आज उन्होंने खुद आना था, उनको कोई ज़ाती मजबूरी की वजह से वो नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि आप उनको यकीन दहानी कराएं कि अगर एक बच्चे के साथ ज्यादती होती है तो मैं उसको पकड़ता हूं, और इतने लोगों के साथ जहाँ ज्यादती हो रही है, मुझे बात मुकम्मल कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर उनको
सजा ना दिलवा। अब ये बताइएगा मुझे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डीपीओ के सामने जब गए उनको लेके, और डीपीओ साहब ने ये कहा कि आप इन्हें मुआफ़ कर दें। ये इत्तलात में ऐसे बच्चों को मैं भी जानता हूँ, उनसे मुलाकात हुई, जो कहते हैं हमें बाकायदा कहा गया कि जनाब माफ़ी काफ़ी करें। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ, और अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो बड़ी ज्यादती की है। यहाँ पे लोहाकी में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे, शेख साहब, जल्दी शेख साहब एक मिनट, शेख साहब, लोहाकी में कुछ ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि जो लोग मफरूर हैं वो अभी भी उन्हें धमकियां दे रहे हैं। नहीं, अगर कोई बंदा किसी बंदे को धमकी देगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। एक तो इनके साथ पहले इतनी बड़ी ज्यादती हुई, और अगर इनको कोई धमकी दे तो इससे बड़ी ज्यादती नहीं, हम इनके साथ खड़े हैं। यहाँ दर्जनों ख़ानदान ऐसे हैं जो इस गम से, इस कर्ब से गुजर रहे हैं, जिसे बयान करना नामुमकिन है। कोशिश करते हैं कि उनसे बात कर सकें, ये जान सकें कि उनके साथ किस कदर ज़हनी उनको टॉर्चर किया गया और किस कर्ब से वो गुजरे हैं। एक मुतासरा फैमिली यहाँ हमारे साथ मौजूद है, बच्चे के वालिद हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत अफसोस की बात है, लफ्ज़ नहीं मिलते आपसे बात करने के लिए, फिर भी ये चाहते हैं कि इस सब के बाद ये जो दरिंदे लोग हैं जिनको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है, ये आप लोगों से क्या मुतालबा करते रहे, आपके साथ क्या बीती? सबसे पहली ये गल है जनाब के बार बार दसना सानू बड़ी शर्मिंदगी होंगी, दस नहीं सकते असी। 2010 का वाक़या है जी, मेरे बच्चे के साथ ज्यादती करते रहे हैं। मुझे कोई इल्म नहीं था, बच्चे को अन्नपुरे करते रहे, उसको ब्लैकमेल करते रहे हैं। बच्चे के साथ तकरीबन जब वो चाहते थे 10-15 दिन में बुलाते थे, महीने में 2-3 दफ़ा बुला लेते थे, उसके साथ उसको मारते थे, उसको पीटते थे, बच्चा मजबूर हो जाता था। फिर वो घर से पैसे लेके जाते थे, पैसे मांगते थे। जब हमारे घर में पैसे नहीं थे तो फिर उसने ये काम किया कि जेवर ले जाना शुरू कर दिया। 4.5 तोले तकरीबन हमारा जेवर खा चुके हैं, पैसों को तो शुमार ही नहीं है, कितने खा चुके हैं। मेरे बच्चे की उम्र थी 10-12 साल की थी, अब माशाल्लाह वो 15-16 साल का 17 साल का हो गया, जवान हो गया। अब वो उसको शर्म आती है, वो हमारे सामने नहीं आता। क्या करें हम दोस्तों? किसी से बात की आपने, किसी ने आपकी बात सुनी आगे? किसी ने बात नहीं सुनी। फिर ऐसे 4 महीने पहले मेरे बच्चे को उन्होंने अड्डे पे मारा। वो बाल कटवाने के लिए गया था, माम के ऊपर वहाँ से पकड़ लिया उन्होंने, डंडों के साथ पीटा। हमारे पास कोई आदमी नहीं आया। फिर हमने खामोशी इख्तियार कर ली भी चलो कोई गल नहीं, दफ़ा हमने अपने घर पे आए, वो अपने घर चले जाना सी। उन्होंने घर भी गए हैं, उन्होंने मिन्नत भी की भी साढ़े असी माड़े हाँ, गरीब लोग हाँ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, लेकिन साड़ी किसी ने नहीं सुनी। यानी आप इस सब के बावजूद तंग आकर उनके घर गए आपने? तकरीबन जब उनके घर 4-5 दफ़ा गए हैं। मेरी बीवी गई है, मेरी सास गई है, मैं खुद भी उनके चाचा मिला हूँ भी आपके बच्चे ये काम कर रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें छोड़ दें। जो आपने पैसे खा लिए हैं वो आपको पक्के, सिर्फ हमको हमें छोड़ दें, बस हमें तंग ना करें। क्या कहा उन्होंने? ठीक है जी, हम बच्चों को समझाएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। फिर भी बाज नहीं आया, फिर बाज नहीं आया जी। फिर हमने रोज़ों में FIR दर्ज करवाई है। क्या चाहते हैं अब आप हुकूमत से कोई मुतालबा आप करना चाहिए? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस माइक और इस कैमरे के तवस्सु से जो बातें आपने की हैं वो हमारी इंतज़ामिया, हमारे जो रहनुमा उन तक पहुँचें। आपकी आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए। आप उनको मुखातिब करके क्या कहें? मैं जी वज़ीर आला शहबाज शरीफ को यही कहूँगा, हमें इंसाफ मिल जाना चाहिए, तो इंसाफ मिल जाए, बस हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे, बस रहना मुश्किल हो गया साढ़ा से। ऐसा तक हो गया कि इस गांव से कोई रिश्ता ना देगा को ना को लेगा, ऐसा गांव बदनाम हो चुका है ये। बच्चों को रिश्ते लोग करते हैं ना, अब नहीं करेंगे तो 1000 बार सोचेंगे, हर घर से पूछेंगे, पूरी तफ्तीश करेंगे, फिर रिश्ता करेंगे, नहीं करेंगे। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल ने ख़त्म कर दिया है। बहुत मेहरबानी, आपने बात की, बड़ी हिम्मत है कि आपने हमसे सबको डिस्कस किया। अब ये मामला नाज़रीन डेफिनेटली हुक्मरानों पर, इंतज़ामिया पर है कि वो इस बुज़ुर्ग बाप को, बारिश बाप को इंसाफ कब और कैसे देते हैं। हुसैन खानवाला में बच्चों के साथ जो कुछ होता रहा पिछले चंद सालों में, जब से ये वाक़या मंजर आम पर आया है, अब हम देख रहे हैं कि इसी गाँव में अवामी नुमाइंदे भी पहुँच रहे हैं, सियासतदान भी और समाजी कारकुनान भी आकर मुतासरीन से इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। मामला चाहे ये ज़मीन के किसी तनाज़े का हो या फिर ये सियासी चपकलिश का शाखसाना हो या एक मकरू धंधा जिसके एवज़ यहाँ पर पैसे बटोरे जा रहे थे, इस सब से हटकर
حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بچے کے ساتھ یہ بدفعلی کا کیس ہوا ہو یا 100 کے ساتھ جرم ہوا ہے. ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں, ناقابل بیان ہیں, اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ پلان کر کے فلمایا گیا ان ویڈیوز کو, اور بیرون ملک انہیں بیچنے کے نظریے سے ان ویڈیو کی فلم بندی کی گئی اور اس حساب سے ان سے پیسے لیے گئے. دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو متاثرین ہیں, جو اہل خانہ ہیں ان بچوں کے, ان پر جو بیت رہی ہے, ان کا جو غم ہے, ان کا جو کرب ہے, وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. یہاں صرف یہی کہتا چلوں گا کہ اے آسمان تیرے خدا کا نہیں خوف, ڈرتے ہیں اے زمین تیرے آدمی سے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ نے رپورٹس دیکھیں جو ہم نے وہاں جا کے بنائی. مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. آپ نے بھی سر دیکھیں یہ رپورٹس. اب جو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ سیاسی تنازعہ, یہ زمین کا تنازعہ یا بالرضا یہ معاملہ طے پائے, وہ تو امپیکٹ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتا سر. دیکھیں اس کی وجہ یہ بھی ہو, جو نتیجہ ہے بہت شرمناک ہے, اور اس میں جو پولیس کا کنڈکٹ ہے اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پولیس نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی یا نہیں کی. ایک بات, اور پولیس افسر جو ہیں جو کوتاہی کے مرتکب ہوئے, جو انہوں نے بر وقت کارروائی نہیں کی, ان کے خلاف بھی اقدام کیا جانا چاہیے. یہ بھی بہت ضروری بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب دنیا میں اگر آپ چلے جائیں جسے ہم مہذب دنیا کہتے ہیں, تو وہاں یہ ننگی فلمیں اور فوش فلمیں بنتی ہیں, مناظر فلمائے جاتے ہیں, ان کی ایک بڑی مارکیٹ موجود ہے. آج میاں عامر محمود صاحب نے اپنے کالم میں بھی اس کا جائزہ لیا ہے اس بات کا, اور یہاں بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو ویڈیوز کئی بن کے وہ باہر بیچی جاتی تھی, تو گویا یہ بھی ایک بین الاقوامی ایک منڈی بھی اس کی وجود میں آ چکی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی. اور اس کے بعد یہاں بھی لوگوں سے پیسے بٹورے جاتے تھے, ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا. اچھا سر, یہ سارا جو منظر ہے. جی شامی صاحب, دو امپورٹنٹ نکتے بھی ہیں. ایک تو یہ کہ صرف 2 یا 3 روز پہلے جو گنڈا سنگھ والا کے ایس ایچ او ہیں انہیں تبدیل کیا گیا. ڈی پی او صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم تھی اس لیے چینج کیا گیا. ایک تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کو یا وہ ادارے جو ٹیکنالوجی کو یا ویب سائٹس کو یا اس چیز کو ایکسپوز کر سکیں, انہیں ابھی تک تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا. یعنی پولیس روایتی طریقے سے ایک غیر روایتی معاملے کو حل کر رہی ہے. دیکھیے یہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن تو نہیں ہے. ایف آئی اے اس طرح کے معاملات میں تفتیش نہیں کرتی, یہ پولیس کا ہی کام ہے. اور جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز دوسری ہیں ان کو بھی ساتھ انوالو کرنا چاہیے, انٹیلیجنس ایجنسیز کو کرنا چاہیے. لیکن اگر ضرورت ہو تو ایف آئی اے کی بھی خدمات حاصل کر سکتی ہے حکومت. بہرحال اس میں ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہونی چاہیے جو اس کی تحقیقات کرے اور اس معاملے کی تہ تک پہنچے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہو گیا اب کہ ہم ایک اخلاقی معاملات کی طرف بھی توجہ دیں. ایک تو ہماری آبادی بہت بڑھ چکی ہے, کسی قسم کا ڈسپلن نہیں رہا, کوئی اخلاقی دباؤ اور بندھن نہیں رہا, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں ہم. اب دیکھیں جو ہمارے انٹرنیٹ پہ کیا کچھ آ رہا ہے اس کو کیا چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر منشیات فروش ہیں اور طرح طرح کے دھندے کرنے والے لوگ ہیں اور بد اخلاق ہیں, وہ طاقتور ہو گئے ہیں. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ پولیس جو ہے اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اخلاقی جو غیر اخلاقی سرگرمیاں ہیں ان پر بھی نظر رکھے, اور محلہ وار کمیٹیاں بنانی چاہیے اس کام کے لیے, جس میں اسکولوں کے سربراہ ہیں, مسجدوں کے امام ہیں اور دوسرے یعنی پولیس کے لوگ ہیں, وہ مل کر یہ کوئی نگرانی کریں, اور جہاں بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو, کوئی شکایت پیدا ہو, ملزموں کے خلاف کارروائی کی جا سکے. ہمیں غیر روایتی طریقے سے بھی کچھ کام کرنا ہوگا. پولیس کو دو اہم باتیں ہیں جن کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. ایک تو ہمسایہ بھارت میں جو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, وہاں پر جو چائلڈ پورنوگرافی ہے اس پر پابندی لگائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے. دوسرا 2014 میں چینل 4 نے ایک ویڈیو بنائی تھی پاکستان کے اوپر ڈاکومنٹری پاکستان's ہڈن شیم, وہ بھی اسی معاملے سے جڑی ہوئی تھی. تو ہمیں تب بھی حرکت میں آنا چاہیے تھا, اداروں کو تب اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے تھا, کیونکہ اس ڈاکومنٹری نے بھی ایسے ہی معاملات کی طرف توجہ مبذول کروائی تھی. دیکھیے یہ کوئی سیکولرزم کا یا مذہبیت کا معاملہ نہیں ہے, یہ بنیادی اخلاقیات کا معاملہ ہے, اور یہ انسانیت سوز جو جرائم ہیں ان کو کوئی انسانی معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا.
اور یہاں ہماری یہ عادت ہو گئی ہے کہ جب تک کوئی ہنگامہ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، اور چیزوں کا نوٹس نہیں لیا جاتا، اور پھر جب کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، جیسے یہاں بھی ہوا، تو پھر وزیر اعلیٰ نے فوراً نوٹس لے لیا۔ اب نوٹس تو اس بات کا لینا چاہیے کہ جو متعلقہ حکام ہیں انہوں نے اپنے فرائض کیوں نہیں ادا کیے۔ یہ وزیر اعلیٰ جب نوٹس لیتے ہیں کسی چیز کا تو وہ اس کے بعد یعنی سارے ادارے جو ہیں حرکت میں آ جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ادارے پہلے حرکت میں کیوں نہیں آئے؟ یہ خود کار طریقے سے کام کرنا چاہیے، اور اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے اور معاشرے کو یہ دیمک جو ہے وہ چاٹتی چلی جائے گی تو بہت ایک افسوسناک منظر جو ہے ہمارے سامنے ہوگا۔ ابھی جو آپ نے ایک بچے کا باپ آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارا جو پورا علاقہ ہے بدنام ہو گیا ہے، یہاں لوگ رشتے دینے سے گھبرائیں گے، یہاں رشتہ داریاں کرنے سے گھبرائیں گے۔ یہ سماجی دباؤ جو ہوتا ہے اور سماجی جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے لوگ اس طرح کے معاملات کی رپٹ درج نہیں کراتے، پولیس کے پاس نہیں جاتے، مقدمہ نہیں لڑتے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں یہ مطالبہ ہو رہا ہے اور بڑے کئی قانون دانوں کی طرف سے مطالبہ ہوا۔ میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کا دیکھ رہا تھا پروگرام، کہہ رہے تھے فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے، اور بھی کئی، میرا خیال عمران خان صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی ہے۔ لیکن فوجی عدالت جو ہے اب اس میں مقدمہ، اب ظاہر ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلد انصاف ہو تو ہر بات جو ہے فوجی عدالت میں جائے گی، لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلے یا فوجی عدالت میں چلے، جلد فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شاہم صاحب قطع کلامی کرنا پڑے گی مجھے، کیونکہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو گیا۔ پروگرام ہمارا ہوا بھی تاخیر سے شروع تھا۔ بس جاتے جاتے یہی کہنا چاہیں گے جو کہا جا رہا ہے کہ کنسنشول ہے، رضا کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، ان تجزیہ کاروں جی ان کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پہلے کیا تھا۔ جی شاہم صاحب، نہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، آپ اس کی یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا قانون جو ہے اس میں رضامندی سے ہو اور رضامندی کے بغیر ہو، یہ جرم ہے، کبھی جرم ہے، اور نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے نہ اسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے شاہم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔